ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए अगर आप लिख रहे हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर ए वेक्टर का मैं मॉडुलस लिख दूं ऐसे ऐसे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या सिर्फ ए लिख दूं, इसके ऊपर क्या ना लगाऊं, एरो, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। गुड इवनिंग, क्या हुआ, लेट आ रहे सर? एक तो प्राणी आया नहीं आज, नया जब तो शुरू भी करना था, चल बैठ ले। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे आएगा, सिर्फ ए वेक्टर लिख देंगे हम, ठीक है ना, आया ना, शुरू ही कराया हम। वेक्टर क्वांटिटी पता है कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एरो है ये इसकी क्या है, टेल, ये क्या है इसका हेड, और इसकी लंबाई क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा फोर्स है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाई मैंने इस तरीके से, तो देखने से पता लग रहा है ना कि कहाँ से ज़्यादा लगाई होगी, लेफ्ट वाली ज़्यादा लगाई होगी। तो एरो की लंबाई क्या देती है, मैग्नीट्यूड देती है। एरो की लंबाई क्या देती है, मैग्नीट्यूड। एक हमने पढ़े वेक्टर कैसे कैसे होते हैं, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं। वेक्टर में क्या क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर वेक्टर की लंबाई भी बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, तो वेक्टर कैसे कहलाएंगे, इक्वल। इक्वल है ना। अगर कोई वेक्टर ए ऐसा है तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दे, लेंथ तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो गई, उल्टी, इसलिए क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जैसे एक वेक्टर बन गया ये वेक्टर आया बी, तो ये वेक्टर क्या हुआ, माइनस। अभी तक इतना ही करा, अभी तक इतना ही करा, जल्दी कॉपी निकाल लेता। अच्छा, और ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ध्यान रखना, नॉर्मली हम इसको कम रिप्रेजेंट यूज करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। अगर हमने कहीं पर भी किसी वेक्टर का ए लिख दिया सिर्फ, या बी लिख दिया, या वेलोसिटी का वी लिख दिया, इसका मतलब हम वेलोसिटी का क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात है ना। देखो अब तक आप लोगों ने वेक्टर्स के साइन क्यों नहीं यूज किए, आपने इस पिछले चैप्टर में v = u + at लगाई, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं लिखा, क्योंकि बॉडी हमेशा कहाँ जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो मैं इन वेक्टर्स का क्या करूँगा, डायरेक्शन तो बदल नहीं रही, सीधी जा रही है, तो डायरेक्शन तो बदल ही नहीं, तो हम वेक्टर्स के साइन लेते नहीं थे, तो हम मैग्नीट्यूड की वैल्यूज लेते थे, अपना आंसर आ जाता था हमारा। लेकिन जब डायरेक्शंस बदलेंगी तो हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट लिखो जी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट माने क्या होता है, वन। यूनिट माने होता है वन। कोई भी वेक्टर अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप या ए है, ये सिंबल होता है किसको, किसके लिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ए कैप, ए कैप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं। आपने लिखा ए वेक्टर, ए वेक्टर में क्या क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन। अब ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ ए या ए मॉडुलस, और डायरेक्शन किससे मिलेगी, ए कैप। ए कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो मेरे ए वेक्टर की डायरेक्शन को देगा। खुद की वैल्यू कितनी है, 1, तो इससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना का उतना ही है, लेकिन ये क्या काम आता है, आपको डायरेक्शन देने के काम आता है, ठीक। इट गिव्स, या ऐसे लिखो, इट इज पैरेलल टू ए वेक्टर। ए कैप जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, और ये किसके पैरेलल है, ए वेक्टर के। तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की वही डायरेक्शन ए कैप की। तो ए कैप का काम क्या है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ए कैप डायरेक्शन। ए कैप इज अ वेक्टर, is a unit vector whose value is 1 and it is used to give direction of a vector.
ठीक है जी, दो चीज़ें पैरेलल हैं, ये वाली की डायरेक्शन बतानी है तो पैरेलल वाली की बता सकता है भी, इतने ज़्यादा मत सोचो। अब हम नॉर्मली 3 यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे इस साल के हमेशा। आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों का ही वैल्यू कितना है? 1। ठीक, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कर लिया गया। आई कैप, जे कैप और के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। कोई भी चीज अगर आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लगा देंगे? आई कैप। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? फाइव क्या दे रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। 5 क्या दे रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या बता रहा है कि भैया एक्स एक्सिस की तरफ भागी जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ भागी जा रही है, ठीक है ना। आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई अलोंग जेड एक्सिस, तो आप क्या लिख दोगे? एन के कैप न्यूटन। इसका मतलब आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो किस तरफ? जेड एक्सिस। तो आई जे के खुद की वैल्यू कितनी है? 1। आई जे के वैल्यू कितनी है? 1। किस काम आ रहा है? डायरेक्शन देने के काम आ रहा है, डायरेक्शन देने का काम आ रहा है। आई जे के क्या काम कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के किया। अभी और सुनो, छोटा देख एक बार भाई। मान लो ये P पॉइंट है और इस पर हमने ये फोर्स लगा दी है, ठीक है जी, फोर्स लगा रखी है, F फोर्स लग रही है हमारे पास, ठीक है। अब जो ये F फोर्स है टेढ़ी लग रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी लग रही, वाई के अलॉन्ग भी लग रही, जेड के अलॉन्ग भी लग रही, तो फिर अब इस फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करूं? इस फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करूं? सबसे पहले यहां से देखो ये लंबाई कितनी है। मान लो ये लंबाई है मेरी 5 मान लो। फिर यहां से y पर देखो कितनी है, मान लो 3। तो ये फोर्स कैसे रिप्रेजेंट होएगी? 5 न्यूटन की फोर्स लग गई अलोंग एक्स एक्सिस और 3 न्यूटन की लग गई अलोंग, कुछ मुश्किल नहीं। अगर कोई बॉडी पर फोर्स, देखो ये ऑब्जेक्ट है, हमेशा फोर्स ऐसे लगाओगे क्या या टेढ़ी नहीं लगेगी? लग सकती है। अगर ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स ऐसे लग गई तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आई जे के की टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? इस फोर्स के इधर देख लो, इधर की तरफ कितनी लेंथ है, इधर की तरफ कितनी लेंथ है। बेसिकली अभी कंपोनेंट्स टूटना सीखेंगे हम यहाँ पर, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिलहाल अगर हम लिख रहे हैं एक फोर्स लगाई गई 5i + 3j, इसका मतलब क्या है? 5 न्यूटन तो किधर को लगी है और 3 न्यूटन किधर लगी है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो और आसान कर लो, इसको ही बना लो। 5 न्यूटन फोर्स लगी इधर, 3 न्यूटन फोर्स लगी इधर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे करो, 5 न्यूटन आई कैप और 3 न्यूटन जे, ठीक है जी। वेक्टर सबसे आसान होते हैं। एक और रूल याद रखो, किसी भी वेक्टर को, अगर ये वेक्टर मैंने बना दिया तो इस वेक्टर को इस बोर्ड पे कहीं भी ले जाओ, बस डायरेक्शन मत बदलना और इसका मैग्नीट्यूड मत बदलना। ये रखा वेक्टर, इस वेक्टर को आप इसको जहां चाहो ले जा सकते हो। ए वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन। मैंने कुछ बदला? मैग्नीट्यूड बदला? नहीं। डायरेक्शन बदली? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अलग बात है, तो फिर वेक्टर ही दूसरा हो गया। ना मैं मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं, ना मैं
डायरेक्शन बदल, चाहे मैं इसको यहाँ कर दूँ, चाहे मैं यहाँ कर दूँ, चाहे यहाँ कर दूँ, चाहे यहाँ कर दूँ, चाहे यहाँ कर दूँ, चाहे यहाँ कर दूँ, डायरेक्शन भी नहीं बदलूँ और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलूँ तो वेक्टर को उस प्लेन में इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन। इतना लिखने की टेंशन नहीं है, समझने में ध्यान दो। अब उसके बाद वेक्टर्स आ गए, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, फ्री वेक्टर। कुछ काम है जब आएंगे जब देखो, मैं नाम बता देता हूँ। ये एक ही जगह से निकल रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर, ये एक ही जाके खत्म हो रहे हैं, को टर्मिनस वेक्टर। इनका कोई खास यूज नहीं, जब आएगा जब देखेंगे कहीं नाम आ गया तो पता रख लो बस। कोप्लेनर, सेम प्लेन में, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, सारे वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर। को माने सेम प्लेन में। ये कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर। ये कैसे हैं? को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस वर्ड समझते हो? दिल्ली में ISBT सुना है? नहीं सुना? दिल्ली में बस अड्डा सुना ही नहीं कोई? सराय काले खां है IS, और नहीं सुना? आनंद विहार बस अड्डा नहीं सुना? तो बसों में जाते हैं बच्चे, उसको लिखते हैं ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनस। इधर उधर के स्टेट से आई हुई बसें जहाँ खत्म होती हैं, जिनकी यात्रा वहाँ खत्म होती है, उसे कहते हैं बस टर्मिनस। तो टर्मिनस, अब इसकी यात्रा कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ के मिल गए सारे टर्मिनल के आगे से, सब एक ही जगह आ गए, तो वो टर्मिनस वेक्टर आ गए। ठीक है, मेन कर लिए, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। आगे लिखो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, देखिए अगर सी वेक्टर और डी वेक्टर बराबर हैं तो व्हाट विल बी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो माइनस किस चीज को करता है? मैग्नीट्यूड को करता है या डायरेक्शन को करता है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड को किया जाएगा, डायरेक्शन को थोड़ी करोगे। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो भले इक्वल हो गया, लेकिन इट इज स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है जीरो, इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर की पहचान क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कुछ भी हो सकती है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा लिखो, एग्जांपल देते हैं। लिखो, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज लिखिएगा। प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो क्या होगा? जो होता है किसी भी नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो मत बोलो, ठीक है ना? ये लैम्डा क्या है? रियल नंबर। लिख लेना, लैम्डा इज अ रियल नंबर। लैम्डा क्या है? रियल नंबर। जीरो मल्टीप्लाइड बाय सम वेक्टर, ए के मैग्नीट्यूड को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इट इज स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखो। A body at rest, a body at rest, इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर? वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना है? स्टेशनरी है ना, रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। लेकिन वेलोसिटी है, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर आएगा? जीरो। ठीक है ना? देखो, कोई बॉडी
कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, एक्सेलरेशन कितना? जीरो। अब हम उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में डील कर जीरो। नेक्स्ट लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, बाय अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? माइनस वाले भी होते हैं, माइनस वाले रियल नंबर नहीं होते। अगर मेरे पास कोई ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर, और मैं इसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा? 3a वेक्टर। वेक्टर तो वही है लेकिन 3 गुना बड़ा हो गया, तो इसकी लेंथ को कितना गुना बड़ा कर दूं? तो यानी क्या होता है, अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है। लेटर से लैम्डा कोई रियल नंबर है और आपने इस लैम्डा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स। और डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं, मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स। अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर और आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नहीं -2 से, ठीक है, -2 से, ये लो -2, दुगना लंबा हो गया कि नहीं? हो गया, तो 2 से तो लंबा हो गया, लेकिन माइनस लग गया, उल्टा। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर ये वेक्टर सी वेक्टर है तो ये वेक्टर कितना है? माइनस। ये वेक्टर बी है तो ये कितना हो गया? -2। थोड़ा और बड़ा करना लगे डबल से, ठीक है। तो रियल नंबर से अगर किसी नंबर को, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा जितना रियल नंबर है, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम। यूनिट्स कैसी रहेंगी? सेम। लिखो जल्दी, डायरेक्शन नेगेटिव में पलट जाएगी, नेगेटिव अगर डायरेक्शन आएगी तो बदल जाएगी। सेम ही करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? सेम ही करेंगे, नहीं सुन रहा है? सेम ही कहेंगे, नेगेटिव और डायरेक्शन। कैसे कहते? तू आ रहा है, मेरे घर की तरफ मुंह है तेरा, तू जा रहा है तो पीठ है तेरी मेरी तरफ, सेम कैसे कहेगा? एक तरफ तेरा वेक्टर यू बना हुआ है, एक तरफ तेरा वेक्टर यू बना हुआ है, वेक्टर कैसा हो गया? ऑपोजिट नहीं हो गया? जी करेक्ट करो। हो गया? क्या है? हाँ मैं सोचा डंडा जो नहीं, इसके हाथ में multiplication of a vector by a scalar quantity. Multiplication of vector by a scalar quantity. Multiplication of vector by a scalar quantity. यश बिना बताए छुट्टी करके आज सर वहाँ गया है? वहाँ गया ट्रिप पे। बेटा ट्रिप ही घूमते रहो तुम लोग, 11वीं में बैंड बजी हुई है, वैसे ही शुरुआत हुई है अभी, ट्रिप पे घूम लो तुम लोग, ना बच्चे सोचते ना पेरेंट्स सोचते। लगा रहा है तो नाच रहा है बस में। ये कैसी क्वांटिटी है जी? ये मान लो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? ए वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब मैं एक काम करता हूँ, उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे कुछ नया ही नहीं बन जाएगा, फोर्स। तो इस बार तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
एक वेक्टर क्वांटिटी को जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, मैंने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? कितना हो गया मैग्नीट्यूड? मान लो एक्सेलरेशन कुछ भी दे रखी हो, मैं 5 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? m टाइम्स, या जो भी मल्टीप्लाई करा आपने। लेकिन ये तो क्वांटिटी बदल गई, तो इसकी क्या चीज भी चेंज हो गई? यूनिट्स बदल गई। लेकिन यूनिट्स कैसी हो गई? चेंज। मैग्नीट्यूड कैसा रहा? m टाइम्स। ठीक है, ऐसे याद कर लो, अगर किसी भी वेक्टर को s स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? s टाइम्स। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? s टाइम्स। और यूनिट क्या हो जाएगी? चेंज, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्या क्या बदलता है, सब बदल गए। नहीं सुनना क्यों? आर्ट्स में देखो बहुत सिंपल है, या तो 2 साल की मेहनत और अगले 20 साल आराम, या फिर अगले 20 साल लड़ लोगे 2 साल की मजे लेने के बाद। ये बात ध्यान रखना, चाहे 70% में निकल जाओ, 60% में निकल जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। भागो मत, भागना जिंदगी का नियम नहीं होता, भिड़ना तो पड़ेगा। आर्ट्स में आगे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भाग रहे हैं तुम्हारे, हाँ यूपीएससी, जो 12वीं में साइंस लेने से भग रहा है वो यूपीएससी कर लेगा। ये स्टेट ऑफ माइंड बताता है बेटा, मेंटेलिटी आदमी की कैसी हुई है। बोला हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, मैं समझता हूँ हर आदमी का सब्जेक्ट अपने हिसाब से होता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को कॉमर्स अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो फिर गलती कर रहे हैं आप। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स ले लो। लेकिन आर्ट्स में आज एक्सप्लोर क्या करोगे? आईएएस बनोगे? इतना आसान नहीं होता बेटा। देश का सबसे जो है बहुत मुश्किल है, हाँ जी, बहुत ही मुश्किल है। जैसे दुनिया में कोई चीज नहीं संभव है, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं संभव। ऐसे डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता। देखो एक सिंपल बात याद, मैं उसे दिव्य कीर्ति को बहुत सुनता रहता, वो एक ही अभी भी बात कह रहे थे उस दिन भी, कहने लगे आईएएस में नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब जिंदगी खत्म हो गई। वो तुम्हारा मेन गोल नहीं। पहले 2 काम करके चलो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ मजबूती से, यानी इंजीनियरिंग कर लो या कुछ और कर लो। जब तुम्हें लगे कि हाँ अब मैं कमा तो सकता हूँ पैसा, अब मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास मैं कर लूँगा, तब उस टाइम आईएएस की तैयारी करो। जो बच्चे बिल्कुल ही पीछे भी बीए करके आ रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे वो भी नहीं हुई। आईएएस आसान थोड़ी है, अगर वो भी नहीं हुई फिर ना इधर के और ना उधर के। इसलिए पहले एक टेक्निकल डिग्री ले लो कहीं से, और सबसे आसान तरीका है इंजीनियरिंग की डिग्री। वो लेने के बाद कहीं ना कहीं तो धक्के खा के लगी जाओ। पैसे कमाने की हालत में आ जाते हो आफ्टर डूइंग बीटेक। शॉर्टेस्ट रास्ता है पैसे कमाने का, सबसे आसान रास्ता। क्या आप बीटेक कर लें, किसी भी फील्ड से कर लें, आप लग जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको जो अपने शौक पूरे करने कर लीजिए। बच्चे तो बैंक पीओ में भी जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक पीओ के एग्जाम देते हैं। मेरे घर में कहीं तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों चीज़ होंगे, कर लें वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। फिर जाए इधर ध्यान दें, यहाँ से तुम्हारा वेक्टर्स का मेन पार्ट शुरू होता है। अब तक वेक्टर से इंट्रोडक्शन चल रहा था, वेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब मुझे 2 वेक्टर्स जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है ना। वेक्टर्स कैसे ऐड होंगे? ये इसकी क्या है, ये इसका क्या है, और मुझे क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना। ए वेक्टर को उठा ला सकता हूँ। A vector can be moved parallel to itself in the same plane। किसी भी वेक्टर को मैं इस प्लेन में कहीं भी ले जा सकता हूँ जहाँ मेरा मन करे, ना डायरेक्शन बदलना ना मैग्नीट्यूड बदलना। ए को उठा लो, यहाँ ले आया, ये वेक्टर बन गया ए। ए में क्या ऐड करना है? बी। तो ए के हेड पर बी की क्या लगा दो, बी को भी उठा लो।
ये वेक्टर बी और ये वेक्टर दोनों लगा दिए। ए के हेड पे बी की क्या लगा दी, टेल। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज आई ये क्या आई, ए वेक्टर प्लस बी। इसको हम रिजल्टेंट भी बोलेंगे इन दोनों का। ठीक है, कहां जा रहा हूं मैं, सुन ले। ये एक बॉक्स रखा है, इस पर फोर्स ऐसे लगी और ऐसे भी लगी। ये लगी 5 न्यूटन, ये लगी 7 न्यूटन। इसके बीच का कुछ एंगल भी दे दूंगा मैं तुम्हें। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार दो फोर्स मत लगाओ, इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को जोड़ के बताओ एक फोर्स कितनी लगा दूँ। अगर मैंने तुमसे ये पूछा होता रिजल्टेंट बताओ तो तुम क्या बोलते, आप बोलते 10 न्यूटन इधर लगा दो सर, 7 और 3 10, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में लग रही है। अगर मैं आपसे कहता 7 न्यूटन ऐसे 2 न्यूटन ऐसे, तो आप कहते सर दोनों को हटाओ एक लगा दो, किधर को, कितनी, 5 न्यूटन। इनको माइनस करना आसान है, इनको प्लस करना आसान है, क्योंकि सीधे सीधे या तो सीधे सीधे लग रहे एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कैसे जोड़ूंगा, उसकी भूमिका तैयार करो, उसकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ। सीधे सीधे वाले में तो कोई दिक्कत दिखी नहीं हमें भी। लेकिन अगर एंगल वाइज आ गया और मैं आपसे कहूँ नहीं इन दोनों को हटाओ एक लगाओ, इन दोनों को हटाओ एक रिजल्टेंट फोर्स लगाओ, बताओ कितनी लगेगी और कहाँ को लगेगी, उसकी बेस तैयार करना शुरू कर दिए। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, जिसमें ए में बी ऐड करना है तो ए के हेड पे बी की टेल लगाओ और शुरू वाले के हेड से टेल से और इसके हेड तक जो ये आया, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये आया ए प्लस बी। एक काम करता हूँ बी में ए भी जोड़ के देखता हूँ, एक काम करता हूँ बी में ए ऐड करता हूँ। अब बी को पकड़ के लाऊंगा, पहले बी को ले आया, ये आ गया बी के हेड पे क्या लगा दूं, ए की टेल लगा दूं, ए की टेल लगा दूं। तो ये बी वेक्टर को उठा लाया, ये ए वेक्टर को उठा लाया। अब बी प्लस ए कौन सा वेक्टर आएगा, और थोड़ी सी नजर डालो अगर मेरी ड्राइंग भी ठीक बनी है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम आएगा। इनकी डायरेक्शन कैसी आई है, सेम। इनकी लेंथ भी कैसी आएगी, सेम। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ए में बी ऐड कर लो या बी में ए ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख को सारी चीज। कुछ मैथ्स की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना इसको, कौन सी, अरे बच्चा बड़ा प्यार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रख सको तो ठीक है, कोई बात नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि 2 में 3 जोड़ लो, तो लिखता तो नहीं है। कैसे परेशान हो रहा है, सीधे बता दो, बोले दूं सर हेड पे हमें हेड में तेल में मतलब तेल साइड करना है। अभी तो ऐसे ही करा रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम करा रहा हूँ, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये तो बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि 2 वेक्टर कब जुड़ते हैं, एक के हेड पे, जिसको ए में बी जोड़ना है तो ए का हेड बी की टेल। दोनों को जोड़कर हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। दोनों को जोड़कर क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और आपको देखने से भी पता लग रहा है कि ए वेक्टर ए में बी ऐड कर लो या बी में ए ऐड कर लो, बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, डायरेक्शन भी सेम आ रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। ठीक है जी। अब लिखो इसी लॉ को एक और तरीके से, थोड़ा तमीज में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
चलिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। A plus B plus कोई भी कोई A square plus B square क्लियर? अब फिर से इन दोनों वेक्टर्स को मुझे जोड़ना। देख, चलो मैं समझा दूँ। ठीक है बेटा? इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। अब देखो जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, if two vectors represent two sides of a triangle taken in same order, एक के पीछे एक, if two sides of a triangle are represented by two vectors taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order will give you resultant। ये वही चीज नहीं है। हमने क्या कहा था, हेड पे टेल लगा दो, तो ए के पीछे भी ए के पीछे क्या लगा दिया, बी, तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, सेम ऑर्डर में। तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। चीजें वही हैं, वहां हेड टेल करके समझ रहे हैं, यहाँ ट्राइंगल लॉ लिख रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order will give you a plus b resultant। ये है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, ठीक है? इसको लिख लो, लर्न स्टेटमेंट फ्रॉम बुक। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये लिखवाना चाहने लगा, टाइम खराब हो गया। मुश्किल से पेपर है ठीक समझ में आया? करो। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों साइड्स सेम ऑर्डर पे हों, तो तीसरी साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में आएगी वो क्या देगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका देगी, रिजल्टेंट ए प्लस बी, ए प्लस बी। दोबारा बोले, प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, लॉज ऑफ मोशन छुट्टियों के बाद खत्म हो जाएगा सिलेबस। तो छुट्टियों तक नहीं लगा रहा तुम जानबूझ के टीचर है ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी कहेंगे ना छुट्टियों के तुरंत बाद। अब एक हफ्ते का तुम्हारा स्कूल रह गया, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो लॉज ऑफ मोशन भी करा दिया, किसी को समझ में आए ना आए, चलो छोड़ो तुम क्या। तीसरा लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप सुनिए, देखिए अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को बनाते हैं, एडजेसेंट माने पड़ोस वाले, पड़ोस वाले, तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लूं तो यहां से निकलने वाला डायगोनल क्या देगा, सिंपल है। अगर दो वेक्टर्स, वो था ट्राइंगल लॉ, ये है पैरेललोग्राम लॉ, दोनों में अभी आप देखोगे जब हम प्रूफ कराऊंगा कोई खास फर्क नहीं है।
दोनों के प्रूफ में कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की कैसी साइड्स बना रहे हैं? एडजेसेंट साइड्स। कैसी साइड्स बना रहे हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो यहीं से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, डायगोनल की लेंथ क्या देगी? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रही है, डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रही है कि a प्लस बी कितना आ गया? रिजल्टेंट के बराबर आ गया। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। इसके बाद आता है पॉलीगन लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई मुश्किल नहीं है। पॉलीगन क्या होता है? उसमें बहुत सारी वो है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब मुझे सारे वेक्टर जोड़ने। अभी तक तो मैं कितने जोड़ रहा था? 2। ट्रायंगल लॉ में 2 जुड़े, पैरेललोग्राम लॉ में 2 जुड़े। बहुत सारे जोड़ने हो तो क्या करो? वो हेड टेल वाला पकड़ लो। इस वेक्टर को ढालो, ये लो उठा ला। कौन सा वेक्टर है? ए के हेड पे किसकी टेल लगा दूं? बी की। ये लो बी। ऐसा कैसे उठा लाया बी को मैंने? बी के हेड पे किसकी टेल लगा दूं? सी की। लो सी। सी के हेड पे किसकी टेल लगा दूं? डी की। ये लो डी। कर दिया। अब सबसे पहले वाले की टेल से और आखिरी वाले के हेड तक जो वेक्टर बनेगा, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये किसके बराबर आएगा? गड्डू है भाई, कुछ नहीं। बहुत अच्छा। मैं भी वेक्टर कर रहा हूँ, तुम सो बचा। कुछ आया तो पता? मुश्किल लगा कुछ? नहीं। चलो भेजें, भिड़ाएंगे भी। अभी देखते हैं, थोड़ा भिड़ा भी देंगे। पैरेललोग्राम ढंग से बनाने, कोई फायदा ना बनाने का। फिगर अच्छी बननी चाहिए। ये देखो सारे के सारे लॉ ना जरूरत के हिसाब से बने हैं, अदरवाइज ये है एक ही चीज। क्या? देखो तुम सुनो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। चलो एक और बना लो। ये डी वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा हो? इसको रिजल्टेंट ही बोल रहे हैं। अब मालूम है ये आपका सबसे पहले जो आप सीखा आपने हेड टेल, वही तो करा मैंने इसमें। दिखाऊं कैसे? देखो जरा। ए में बी जोड़ो, ए के हेड पे बी की टेल रख दी, तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? यानी क्या ये वेक्टर ए प्लस बी नहीं हो गया? आपने 2 वेक्टर को जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया। हटा दूं उसे? हटा दूं? इन दोनों को जोड़कर आपने एक वेक्टर लगा दिया। हटाओ उसे, हट गया। अब ए और बी को जोड़ लिया था तो ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी में क्या जोड़ना है? क्या ये इसके हेड पे इसका टेल नहीं आ रहा? तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? ए प्लस बी प्लस सी नहीं आ गया? और इसके हेड पे कौन सी टेल आ गई? डी की। तो ये क्या आ गया? कौन सी नई चीज करवा रहा हूं? वही हेड टेल चल रहा है दोबारा। आप इसे ट्रायंगल लॉ कह लो। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो कि सेम ऑर्डर पे हो, सेम ऑर्डर में है कि नहीं? सेम ऑर्डर में है कि नहीं? अगर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है और मैं इनको जोड़ूं तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर क्या देगा? रिजल्टेंट देगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसे ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। है कुछ फर्क? सर ये अगर ऐसा हो वापस बनाना सर शेप को उसमें जोड़ दो। सर वो ए और बी है उसका ऐसा होता है। ए और बी का कैसा होता? अच्छा बोल रहा है। अबे मेरे को नहीं बता रहा क्या बता रहा है? अरे यहाँ बता दे, मैं बता दूंगा, एक मिनट लगेगा ना। मैं बता रहा बोलता तो बोल ना, मैं नहीं कर बोर्ड पर खड़े होने की हिम्मत दी थी। अरे इधर बोर्ड पे क्या बताता हूँ तो बता देना, टाइम मत करता। पता कैसे लगेगा क्या पूछ रहा है? उसको मान दो क्या बोलेंगे।
ये ए प्लस बी है। हाँ वो भी सिंगल भी है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया। इस मामले में हाँ सही है ना? हाँ, ऐसा सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो दिक्कत है उसमें, ये ठीक तो है। समझ ले। कुछ चीज़ों को रूल के हिसाब से चल जाएगा, हमेशा ट्रैफिक के रूल तोड़ता है। ठीक है, ठीक है। हो गया नहीं? आगे चलो। चलो, अब बहुत देर होगी मेरे आपसे करते हुए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम वेक्टर को जोड़ना सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया, अगर 5 न्यूटन की फोर्स इधर है, 6 न्यूटन की फोर्स इधर है, और मैं इन दोनों को हटाना चाहूँ और मैं कहूँ रिजल्टेंट निकाल दो, इन दोनों को हटा के एक फोर्स लगा दो, तो कितनी लगेगी? तो आप बोलोगे कि पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, फला लगा दो, सारी बात ठीक है। तो मुझे ये बता दे 6 और 5 करके 11 आएगा कि 3 आएगा कि 7 आएगा कि 10 आएगा कि 12 आएगा? वो तो बताया नहीं था। 11 तो आएगा। 6 और 5 तो 11 तभी होगा जब 6 भी इधर ही है और 5 भी इधर ही है। 6 और 5 11 तो तभी होता है जब सेम लाइन में होते हैं, है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाएगा। अब तो कुछ एंगल आ रहा है, तो हमें आज तक ये तो अभी तक पता लगानी चाहिए, हमने अब तक पढ़ा कि वैल्यू कितनी आएगी। आपने कहा दोनों को जोड़ दोगे रिजल्टेंट आएगा, तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 2 न्यूटन की फोर्स लगा, ये 5 की लगा दी, 6 की लगा दी, 30 डिग्री के एंगल पे लगा दी, कितना आएगा? ये नहीं पता। शुरू करते हैं, लिखो जरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका प्रूफ, और ये आपके एग्जाम में आएगा फर्स्ट टाइम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या चीज? देखो ये क्या देगा? ये क्या देगा? रिजल्टेंट। यानी असल में तो तुम्हें इस डायगोनल की लेंथ चाहिए। अभी हम क्या कह रहे थे? वेक्टर की लंबाई क्या देती है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लंबाई क्या देती है? तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है। मान लो आपको दे दिया मैंने कि ये वेक्टर, ऐसे ही लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं, 6 न्यूटन, ये वेक्टर दे दिया 5 न्यूटन, इनके बीच का एंगल भी दे दिया 30 डिग्री। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों को हटाकर एक फोर्स लगाओ, तो आप कहोगे डायगोनल की लंबाई निकालो। डायगोनल की लंबाई निकालो। डायगोनल की लंबाई क्या देगी? मैग्नीट्यूड किसका? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? ए प्लस बी। रिजल्टेंट क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की क्या निकालनी है मुझे? लेंथ निकालनी। ए प्लस बी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। अगर मैंने लेंथ बता दी तो फिर बात बन गई, रिजल्टेंट निकला है तो मैं बता ही दूंगा सब कुछ। फिलहाल मेरे पास ये वैल्यूज तो है नहीं, तो मैं वैल्यू तो ले नहीं रहा। पहले जनरलाइज कर लेते हैं चीजें। नाम दे देते हैं कुछ इसका, P, Q, M, N। R इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि R में रिजल्टेंट को ले रहा हूं, ठीक है? तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये एंगल थीटा है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों तो है ना मेरे पास पहले से, इसका कुछ और नाम दे दो, थीटा। सही है? तो अगर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है भाई? इक्वल। तो अगर इसकी लंबाई PQ की लेंथ किसके बराबर है? ए वेक्टर मत बोल, ए बोल। किसी भी, हाँ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? सिर्फ ए, सिर्फ ए। अगर इसकी लेंथ ए के बराबर है तो ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ भी है ना? हाँ या ना? भाई मेरे को स्पष्ट मना कर देना, मुंह पे ना समझ में यार कुछ नहीं आ रहा, मैं दोबारा करा दूंगा और तरीके से। ये ए वाला, ये तो मैंने केवल परपेंडिकुलर डाला। अच्छा ये वाला, अरे भैया ये देख, क्यों छोड़ दे, प्रूफ करवा रहा हूँ। क्या निकालना चाहते हो ये बताओ पहले। क्या टारगेट क्या है, क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट छोड़ दो अभी, क्या निकालना है इस पैरेललोग्राम में?
डायगोनल की लंबाई, और डायगोनल की लंबाई निकालने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, पाइथागोरस पता है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा पाइथागोरस लगाने की, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर डाला है ना। अब मैं पीएमटी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना? चलो कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज और, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल? तो mt किसके बराबर आ गया? ये आ गया a sin थीटा। अगर मैं बेस nt अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो nt कितना आ गया? तो इसकी लंबाई कितनी आ गई और इसकी लंबाई a sin। पाइथागोरस पे जा रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फिर दिमाग में रखना मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 और 5 अगर किसी एंगल पे लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा। इन दोनों को हटाकर अगर मुझे एक फोर्स लगानी हो तो कितनी लगाऊं, वो कैसे पता लगेगा? वो कर रहे हैं। चलिए, हमें टारगेट क्या है जी? पीएम की लंबाई निकालनी है। तो पीएम का स्क्वायर किसके बराबर होगा? mt स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? सही है। अच्छा, mt pt को क्या लिख सकते हो? है ना? अच्छा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, बढ़िया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। पीएम को तो नाम रिजल्टेंट ही दे रखा है, आर ले लूं। mt a स्क्वायर pn बी बी वो ऊपर स्क्वायर लगाओ, मैं कौन लगाने वाला? हाँ जी, बी स्क्वायर। गलती से भी बी वेक्टर ना बोलना, लंबाई ढूंढ रहे हैं और वेक्टर की एरो की लंबाई क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। तो वी आर डीलिंग विद मैग्नीट्यूड्स ओनली। आप यही तो मांग रहे हो मेरे से, सर ये तो हटा दो, 5 और 6 मिला के 11 आएगा कि क्या आएगा? यही तो ढूंढ रहे हैं, लंबाई ढूंढ रहे हैं। बी स्क्वायर, एंटी स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पीएन बोलो, पीएन बी, और एंटी इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सवाल पूछो मेरे से, क्या कि सर आपने फोर्स लगाई 6 न्यूटन, आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन 30 डिग्री के एंगल पर, इन दोनों को हटाओ, एक फोर्स लगाओ, यानी इनका रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। तो मैं बोलूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ले भाई सॉल्व कर ले इसको, ये तेरा आंसर आ गया। 6 और 5 11 केवल कब होगा? जब सेम लाइन में हो, जब सेम लाइन में हो, अदरवाइज ये आएगा। सर ये लास्ट में डालते हैं वैल्यू, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos आ जाए, लास्ट में डालते हैं एंगल की कॉस के साथ ही डाले। जी, मैं कह रहा हूँ लास्ट में डालेंगे ना ये वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, अब सुने आगे। अब आपने डायगोनल बता तो दिया, अब डायगोनल को ऐसे बताओगे। सुनो एक बार, सुनो एक बार, प्रतीक एक बार साथ में। इधर 6 लगी थी, इधर 5 लगी, बीच में 30 का एंगल। तुमने सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 5.5, जो भी आ गई आ गई। अब 5.5 किधर लगाऊं? इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, कहाँ लगाऊं? तुमने लेंथ तो बता दी मुझे कि भैया इतनी लगा लो, रिजल्टेंट की वैल्यू आर आ गई। आर किधर लगाऊं? यानी देखो एक बात, ये भी तो वेक्टर ही है,
वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो तुमने बता दिया, वेक्टर की डायरेक्शन भी तो बताओगे। यानी अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये वाला एंगल बता देता हूं, तो तुम्हें अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये वाला एंगल बता देता हूं तुम्हें, तो तुम बोलोगे हाँ सर बी वाले वेक्टर से 10 डिग्री ऊपर लगा दो। यहाँ भी ले सकता हूँ ये वेक्टर, यहाँ भी ले सकता हूँ। ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट। क्या इसकी लेंथ निकाल ली? हाँ निकाल ली। ये भी तो बताओगे कितने एंगल पर है। अरे तुमने कहा इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ लो, चलो मैंने जोड़ दिया, सब कुछ दे रखा था, मैंने ये लगाया जोड़ दिया, रिजल्टेंट ये आ गया। रिजल्टेंट कहाँ है? अरे कहाँ लगाओ रिजल्टेंट? ये तो बताओगे, डायरेक्शन तो बताओगे। तो आप ये कह दो सर इस वाले वेक्टर से 20 डिग्री इधर है, ठीक है चलो डन, मैंने लगा दिया रिजल्टेंट। अभी तक तो कुछ बता ही नहीं रहे तुमने। फिर क्या निकाली है प्रतीक कुमार? रिजल्टेंट, यानी डायगोनल की लंबाई निकाली, लेकिन डायगोनल किधर बनेगा तो बताया नहीं। चलिए अगर मैं बीटा निकाल दूं फिर तो काम बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से ट्राइंगल PMT लेता हूँ और tan बीटा निकालता हूँ। tan बीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिख रहा है? ना दिखे तो बता देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। MT को MT रहने दो, PT को क्या लिखा था? बहुत बढ़िया। MT बताओ कितना है? PM कितना है? NT कितना है? हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। हमारे पास वेक्टर की लेंथ है, हाँ है। हमारे पास वेक्टर के बीच का एंगल है, हाँ है। उठाएंगे फट से आंसर निकालें। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसे पूरा करें। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए लाला? हो गया काम कर, चल हमारा ये बात में पहले काम कर, क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा ज़्यादा हाँ हाँ पूरा करो, कॉपी मत करो यार, खुद कर लो, नहीं आए तो बोर्ड पे देखो। जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, तो काम दो नहीं, वैसे से दे दो। क्या मैच का जरूरी है? क्लास मत छोड़ो, एक भी दिन मत छोड़ो, मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है जो बच्चे अब आएंगे उनको मजा नहीं आएगा? तुम्हें स्वाद नहीं आएगा है? थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? वेरी गुड। यानी दोनों वेक्टर कैसे हैं आपस में? पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। देख लीजिएगा, ये भी तो पैरेलल ही है। अरे ये भी तो पैरेलल ही हुए। इसको उठा के आगे ले जाओ, इसको उठा के पीछे लगा दो, इसको उठा के यहाँ लगा दो, इसको उठा के यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? अरे cos 0 कितना होता है? cos 0 हो गया 1। तो क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से होल रूट, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस केस में? ये तो हम कह ही रहे थे शुरू से नहीं कह रहे थे हम क्या कह रहे थे? एक बॉडी ले लो, उस पर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, उस पर फोर्स लगाओ 7 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी आएगी? 10 और 7 17। तो हम तो पहले भी यही कर रहे थे, अभी तो करा हमने, अब आंसर भी आ गया। और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती।
दो फोर्सेस हैं मानवी, एक 5 न्यूटन की फोर्स है, 10 न्यूटन की, एक 12 न्यूटन की। इनको कैसे लगाऊं कि मिनिमम आए और मैक्सिमम आए? एक ही लाइन में लगा दो तो 5 और 12 17, तो 17 न्यूटन आ गया। इनको ऑपोजिट लगा दो तो माइनस यानी 7 आ गया। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 17 और मिनिमम कितनी हो सकती है? अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करें, कई बार वो क्वेश्चन देता है इनका रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, करवाऊंगा अभी मैं। अब आपको मालूम है एक वेक्टर 5 है, एक 12 है, उसने ऑप्शन दे रखा है 18, कैसे आ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 12 ऐड होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 17 आएगी, 18 कैसे आ सकता है? एक वो ऑप्शन दे देगा, बोला जी 3 न्यूटन, कैसे आ जाएगा भाई? माइनस भी हो जाएगा तो भी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 7, 3 कैसे आ जाएगी? तो बात समझ लो मेरी। तो मैक्सिमम वैल्यू a+b हो सकती है, मिनिमम कब आएगी? जब ऑपोजिट लगेंगे। इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है 180 डिग्री का, इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है 0 180 डिग्री का मामला। 0 में क्या होता है पैरेलल होती है ये वेक्टर्स कैसे हैं आपस में? पैरेलल पैरेलल। ये वेक्टर कैसे हो गए? एंटी पैरेलल। वेक्टर्स कैसे हो गए? अभी एंगल बताओ दोनों में। 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये हो गए एंटी पैरेलल, ऑपोजिट हो दोनों। ये वाला भी, ये वाला एंटी पैरेलल है दोनों के दोनों। अरे इसको उठा ले, फिर वैसे हो गया ना, इस वेक्टर को उठा, ये ले, आगे दोनों यूं चलो। जैसे हेड से आगे जाएंगे। एक सवाल याद आ गया मुझे, अभी बताया। जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लोगे, वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से दूर जाते हुए होने चाहिए। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर्स मस्ट एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या मतलब है? एक वेक्टर ये आ रहा, एक वेक्टर ये आ रहा, ये नहीं है इसके बीच का एंगल। इस वेक्टर को उठाओ, इस वेक्टर को उठाओ, यहां ले आओ, ला सकते हो? इस वेक्टर को उठाओ, यहां ले आओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस बार को। ये आ, पूरा सुनिएगा पहले बात। एक वेक्टर आ गया ये, एक वेक्टर आ गया ये नहीं है इनके बीच का एंगल। इस वेक्टर को खींचकर कहां ले आओ? आगे। कहां ले आओ? अब आप देखो, ये है इनके बीच का एंगल। आप देखिए वेक्टर्स दोनों एक दूसरे से दूर जाते हुए होने चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं है मेरे लाल, कोई फर्क नहीं है, वो तो दोनों एक ही आ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बन गए। यहां देखो वेक्टर्स के बीच में एंगल ये नहीं है, वेक्टर दूर कब जा रहे हैं? ये और ये। तो वेक्टर्स मस्ट एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। जब आप एंगल निकालते हो वेक्टर्स के बीच में, तो वेक्टर्स एक दूसरे से दूर जाते हुए होने चाहिए, तब ये एंगल निकलेगा। ये एंगल नहीं है इनके बीच में, ये आप ध्यान रखना है। टेल से तो हेड जुड़ी होती है, टेल से हेड जुड़ा होता है। और टेल से टेल खाली होती मुझे पता ज़्यादा हो गया, चालू हो गया। किस अभी पैरेललोग्राम लॉ में ना पूछा तुमने सवाल है, जरा देखिए शक्ल से। पैरेललोग्राम लॉ में क्या चीज़ जुड़ रही थी? ए की टेल बी की टेल से ना जुड़ रही? ए की टेल और बी वेक्टर क्यों लगाए? लाइन खींचने बता रहा हूँ, वेक्टर सिखा रहा हूँ। ए वेक्टर ये भी वेक्टर, टेल ना जुड़ रही। सर अब क्यों क्या होता है? हर बार एक ही रूल लगा दे। ट्रायंगलों में टेल से हेड है और इसमें टेल। वही डंडा बकरी मार दे, वही भैंस मार दे, मरेगी ना तेरी बकरी। अबे हर चीज़ का कहने का तरीका होता है, अपना तरीका। कोई कहीं याद रख लेने से कि क्या बोलते हैं, टेल से टेल जुड़ी पैरेलल। टेल से टेल मैंने पढ़ाई नहीं ना, मैंने टेल से हेड पढ़ाई। मैंने ट्रायंगल लॉ पढ़ाया और मैंने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया, मैंने बस वही पढ़ाया। मैंने सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर पढ़ाया, मैंने टेल हेड पढ़ाई नहीं। किसी चीज़ को आसान करके पढ़ाओ तो उसे पकड़ लेगा। सिंपल चीज़ों का थीटा कितना हो गया भाई? अब 180 डिग्री। 180 डिग्री। वेक्टर किधर को जा रहे हैं? किधर को? देखो ये एंगल कितना हो गया?
है ना? अगर ऐसा है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो रिजल्टेंट कितना आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आ गया? ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ये तो हम वैसे भी समझ रहे थे अब तक कि भैया अगर सेम लाइन में लग रहे हैं तो जोड़ लो, अपोजिट लग रहे हैं तो माइनस कर लो। अब हम फॉर्मूले से यहाँ पर आए। तीसरा केस जो भी मैं सात्विक से पूछ रहा था, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 पे लग रहे हो तब क्या? If 90 is the angle between two vectors, cos 90 कितना होता है? तो रिजल्टेंट आएगा बस। सर अगर मुझे बताना चाहिए था 5√2, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? 5√2 आएगा। फिर सर ये r a minus b x आया इसका कहाँ पर? होल स्क्वायर कर दिया। किसका बोला? ये हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना हो गया? हाँ तो a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं हो गया? हाँ तो फिर स्क्वायर से रूट कटेगा। अच्छा ये भी बताओ क्या आगे तुझे? r आ गया a माइनस b और ऊपर आ गया r a प्लस b। तीनों चीजें ध्यान रखनी है। दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू परसों पूछूंगा वहां डंडा लेके, पहले बता रहा हूँ, 9th याद दिला दूंगा। ठीक है दो वेक्टर्स के बीच की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, और दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। और रिजल्टेंट तो निकाल ही लिया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर जैसे आपने बताया हो कि परपेंडिकुलर बॉन्ड के साथ बेस करेंगे तो हर नहीं मैं भूल ही लिया, वो तो अपने आप आ गया। चांस की बात थी कि वो एंगल यहाँ था, तो ये बेस बन गई। बेस कौन सी होती है? जो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, तो मतलब मुझे वो साइड a की टर्म्स में निकालनी है, a की टर्म्स में। अगर पूरा ट्राइंगल ध्यान कराओ तो वो ट्राइंगल ऐसा था, ये a था, ये थीटा था, तो ये हमने लिख दिया a sin थीटा, ये हमने लिख दिया a cos। हमें तो लेंथ ही चाहिए थी इसकी, a की टर्म्स में चाहिए थी, वो मिल गई। अबे तो इतनी देर से लिखा हुआ 90 का एंगल खुद नहीं कर सकता? मिटा दे बोल दीजिए आप। चलो छापना है। लो जी फिर वो शुरू करो, क्वेश्चंस करने हैं थोड़े से एडिशन वाले। एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर ईस्ट, लिखो शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। s is equal to 12 मीटर लिख लो। स्ट्रक्चर लिख ले जो कह रहा हूँ, Then एस प्लस कंप्लीट। displacement पार्टिकल का 12 मीटर ईस्ट की तरफ है, फिर 5 मीटर नॉर्थ है, चल के वो 5 मीटर नॉर्थ में चला गया। 5 मीटर नॉर्थ। हाँ ये तो मैं 9th में करा दिया था मैंने। और फिर 6 मीटर वर्टिकली ऊपर। 6 मीटर और ऊपर क्या होता है? और ऊपर क्या होता है? और ऊपर चढ़ेगा अपने हम, और ऊपर पहले हम गए 12 मीटर ईस्ट, फिर हम गए 5 मीटर नॉर्थ, ऊपर तो अब गए हैं 6 मीटर ऊपर। अबे ऊपर नॉर्थ नहीं होता, भाग हो। ऊपर नॉर्थ होता है प्लेन से बाहर। अच्छा मतलब तू आसमान में टर्न होगा साउथ इंडियंस के हिसाब से। अच्छा कमाल के बच्चे हैं। साउथ इंडिया वाले नहीं, नॉर्थ इंडिया वाले कहाँ, दिल्ली वाले बोली वो आसमान में ऊपर, ऐसी बातें कर रहा है। 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ और 6 मीटर वर्टिकली ऊपर। बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैं अंदर आ जा क्रोकोडाइल, अंदर आ जा, गर्मी वाली बात बंद कर ले। कैसे करूँ? वेरी इजी, इजी बिल्कुल इजी। देखो जी, सर पहले उसका ग्राफ समझाएंगे। काहे को बनाएगा? 5 मीटर किधर गए?
ईस्ट। चलो एक तो मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, मेरे को डायरेक्शन समझाओ जरा। सूरज निकलता है मेरे कमरे के हिसाब से वहाँ, तो मैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ, मतलब जहाँ से ईस्ट की तरफ निकलता है, तो उधर हो गया ईस्ट। ये मेरा कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ। उल्टा हाथ माने उसे उल्टा, उसे उत्तर, उत्तर दिशा माने नॉर्थ। तो जब भी मैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ जहाँ से निकलता है, तो उल्टे हाथ पे क्या पड़ेगा? नॉर्थ। ये दिमाग में रखना है। आपके घर में जहाँ से भी सूरज निकलता है उसकी तरफ मुंह कर खड़ा होगे तो उल्टे हाथ पे क्या पड़ेगा? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये तुम्हें बताइए साउथ हो गया, और पीछे मेरे वेस्ट हो गया। अब उसने क्या करा है? पहला बता, 12 मीटर ईस्ट, पहले 12 मीटर इधर आया मेरी तरफ, सॉरी ईस्ट उधर है, सॉरी 12 मीटर ईस्ट, फिर कहाँ गया? 5 मीटर नॉर्थ, ये 5 मीटर नॉर्थ, ये 5 मीटर नॉर्थ। अब आगे क्या 5 मिनट? और क्या हो जाएगा? 6 मीटर ऊपर। अब ऐसे चला गया। कहाँ से शुरू हुए थे? कहाँ से शुरू हुए थे? यहाँ से। और कहाँ पहुँच गए? इस पेंसिल की टिप पर। आपको ये निकालना। सर जैसे इसमें आपने बताया था नॉर्थ टू साउथ गया, नहीं, नॉर्थ टू साउथ नहीं बोला मैंने, पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया। हाँ तो फिर नॉर्थ गया और ईस्ट आया तो मतलब वापस आएगा ना? वापस नहीं आएगा भाई, देख पहले वो गया ऐसे, कितना गया? 12 फिर वो गया ऐसे, कितना मीटर? 5 फिर वो गया ऐसे, 6 मीटर वर्टिकली ऊपर, इसे कहते हैं वर्टिकली ऊपर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकालना है आपको। हाँ तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल की दूरी। फाइनल कहाँ है? इस पेन के ऊपर। इनिशियल कहाँ थे? 0। तो अब करना ही क्या रह गया? ये निकाल लो पहले तो। 5 12 तो ये अपने आप कितनी आएगी पाइथागोरस से? 13। ये कितना है? 6 को यहाँ से जोड़ दो। तो ट्राइंगल की, अरे ये एंगल कितना है? ये तो सुनो यार, सुनते नहीं। ये आ गया 13, ये आ गया 6 ऊपर को, यही तो निकालना है तुम्हें। निकाल लो। कौन सा लो? अबे चल, जब परपेंडिकुलर लग रहा है तो काय को बंद मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है कि नहीं? सर रूट 205 स्वाद क्यों ले रहे हो? अंडर रूट 205 हाँ 200 वो जगह लोगों ने मुझे इसमें नहीं है। हो गया रूट 205 शुरू हो जाए। कितने समझ में आ गई? दो कदम अच्छे बात। मानसी को आया नहीं ना? मानवी को पहले ये 12 और ये 5, तो इसका पैसा ये निकाल लिया क्या? 13। अब ये हटाओ, ये हटाओ, ये हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ से वर्टिकली ऊपर गया, कितना ऊपर? 6 मीटर। तो ये लेंथ कितनी है? 6। इन दोनों में एंगल कितना है? मैं कान पे मार दूंगा रैप्टा। कितना एंगल है? 90। तो यही तो निकालनी है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो निकाल ले फिर 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। क्या किसे नहीं आया? इसको अलग से कैसे देंगे? अगला क्वेश्चन करो। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? अल्लाह मालिक।